Good morning, all dear students. Today we will read about Second Anglo-Mysore War. आज हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे। फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1767 टू 69 तक हुआ था। इसमें क्या था, हैदर अली ने अपने एमर्ज्ड विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड एट द एंड ऑफ द वॉर a defensive treaty was concluded between Hyder Ali and the British after 11 years. The Second Mysore War broke out, and the main causes for the Second Anglo-Mysore War were. It means that हैदर अली ने अपनी जो पावर थी, है ना, उसको एमर्ज किया और ब्रिटिशों के खिलाफ जीत हासिल की। और जब ये एंड हुआ इस वॉर का, तो उसने एक डिफेंसिव ट्रीटी की बिटवीन हैदर अली और द ब्रिटिशों के बीच में, एक जो कहते हैं ना कि सुरक्षा के लिए एक संधि की। लेकिन सेकंड आफ्टर 11 ईयर्स यानी 11 साल बाद दूसरा मैसूर वॉर हुआ, जिसके मेन रीज़न थे वो थे कि ब्रिटिश ने अब फेल हो गए अपने टर्म यानी अपनी शर्तों को पूरा करने में, और उसने हैदर अली पर जो अटैक किया था बाय द मराठाज, है ना, हैदर अली पर उन्होंने किया था अटैक किया था विद द हेल्प ऑफ द मराठाज इन 1771 में। नेक्स्ट था कि वहाँ पर बहुत सारे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए किस किस के बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। जो फ्रेंच था वो हैदर अली के क्या थे, हम कहते हैं मित्र थे, है ना, और जो इंग्लिश अमेरिका के थे वो कौन थे, दुश्मन थे। तो अमेरिका जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसमें जो डिफेंसिव ट्रीटी थी हैदर अली के साथ, उसमें ब्रिटिश फेल हो गए। ब्रिटिश ने क्या किया, जो फ्रेंच सेटलमेंट था हैदर के अंडर में, जो टेरिटरीज़ थी वहाँ पर फ्रेंच लोगों ने अपने सेटलमेंट किया हुआ था, लेकिन ब्रिटिश ने उसको कैप्चर कर लिया। उसका नाम क्या था, माही। फिर हैदर अली ने क्या किया, एक ग्रैंड अलायंसेस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1779। यानी हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद और द मराठाओं के बीच की हेल्प से उनके अगेंस्ट एक जंग छेड़ दी, यानी उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट काम किया। अब हम देखते हैं कि जो वॉर था वो कब शुरू हुआ। When British led their forces through Hyder Ali's territories without his permission to capture Guntur in the northern सरकार, कि ये जो वॉर था तब शुरू हुआ जब ब्रिटिशों ने क्या किया, हैदर अली की टेरिटरीज़ में उसके विदाउट परमिशन से गंटूर को कैप्चर कर लिया। यानी गंटूर क्या है, नॉर्दर्न सरकार के अंडर में था, उसको कैप्चर कर लिया बिना हैदर अली के परमिशन से। हैदर अली डिफीटेड कॉलोनल बैलीज एंड कैप्चर्ड आरकोट इन 1780। हैदर अली ने कॉलोनल बैली को हराया और आरकोट को 1780 में कैप्चर कर लिया। उसके ही नेक्स्ट ईयर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, अपनी चालाकी से एक षड्यंत्र रचा और एक कॉन्फेडरेसी यानी उस संघ को, ठीक है, उस यूनियन को डिवाइड कर दिया। फिर उसने क्या किया, उस कॉन्स्पिरेसी के अंडर में पीस विद द निज़ाम यानी निज़ाम के साथ शांति स्थापित की, जो भोंसले थे उनके साथ उसने फ्रेंडशिप की, और सिंधिया के साथ समझौता किया। ये दोनों ही क्या थे, मराठा थे, यानी उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया, इन सब लोगों के साथ समझौता कर लिया। अब क्या हो गया कि हैदर वॉज आइसोलेटेड विदाउट एनी अलायंसेस। अब हैदर अकेला रह गया क्योंकि उसने जितनी भी ताकत थी ब्रिटिशों ने अपने अंडर कर ली। He was defeated by Sir Eyre Cott at Porto Novo in March 1781। 1781 में जो हैदर अली था वो सर आयरे कॉटे से हार गया, और दिसंबर 1782 में
हैदर की क्या हो गई, मौत हो गई। किससे? कैंसर से, जब वो 60 ईयर्स का था। एंड हिज डेथ वॉज कैप्ट सीक्रेट टिल हिज सन टीपू सुल्तान एज्यूम्ड पावर। उसकी डेथ को सीक्रेट रखा गया जब तक कि उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था उसने पावर को एज्यूम नहीं कर लिया, यानी जब तक ये शासन चलाने लायक उसका बेटा नहीं हो गया तब तक उसने अपनी डेथ को सीक्रेट रखा। सेकेंड मैसूर वॉर जो था उसका एंड कब हुआ? जब मंगलोर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलोर इन 1783 में। अकॉर्डिंग ऑल कॉन्केस्ट वर म्यूचुअली रिस्टोर्ड एंड द प्रिजनर ऑन बोथ साइड वर लिबरेटेड। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी जीते हुए राज्य थे या राजा थे, ठीक है, राज्यों को वापस लौटा दिया गया और प्रिजनर्स थे उन सबको रिहा कर दिया गया, यानी उनको मुक्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या प्रूव कर दिया कि वो एक अनसेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से सब खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, वो फेल हो गया। तो जनवरी 1704 में पिट द यंगर जो कौन था? प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, जो जनरल इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने एक भारतीय बिल से इंट्रोड्यूस कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसकी एक बहुत ही डिस्पाइट बीटर डिबेट, उस पर एक डिबेट हुई दोनों हाउसेस में, और उसके बाद बिल को पास कर दिया गया 7 मंथ एंड इट रिसीव रॉयल एसेंट। और उसके बाद 7 महीने बाद उसको शाही परमिशन मिल गई अगस्त 1784 में। और यही जो बिल था वो पिट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके मेन प्रोविज़न क्या थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 6 मेंबर्स थे, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? क्राउन कौन होता है? जो वहाँ का राजा या जो रानी हो वो उसको अपॉइंट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था रिटेन विदाउट एनी अल्टरेशन इन कंपोजिशन, यानी बिना बदलाव के उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस कराया बहुत सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस में। उसने क्या किया कि जो रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल में जो मेंबर थे वो 4 से 3 कर दिए गए, और उस 3 में भी कमांडर इन चीफ इंक्लूड थे। पिट्स इंडिया एक्ट ने बहुत से सिग्निफिकेंट लैंडमार्क दिए, यानी कुछ ऐसी लैंडमार्क क्या होता है कि जो हमें आगे तक याद रहें, ऐसी चीज़ें रखी। किस लिए? कि जो कंपनी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके रिगार्ड में। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उसमें क्रिटिकल रिव्यू हुई, यानी उनकी आलोचना भी हुई कि दैट इट हैड इंट्रोड्यूस ए काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन द फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये भी देखा जाता है कि पिट ने कंपनी के काम में बहुत सारा, कहते हैं ना, कि गड़बड़ी की, वो भी देखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल फंक्शन को कंट्रोल करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर्स को, ठीक है। तो बोर्ड रिप्रेजेंटेड द किंग, तो हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड था वो किंग को रिप्रेजेंट करते थे, और जो डायरेक्टर थे वो कंपनी के सिंबलाइज थे। अब द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स कि इम्पीचमेंट क्या होता है कि जब हम किसी पर कोई आरोप लगाते हैं, तो इसी तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स पर भी कुछ आरोप लगे कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जब पास हुआ तो ये वॉरेन हेस्टिंग के लिए बहुत ही शौक वाली बात और बहुत ही निराशा वाली बात थी। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में बताया कि द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज कंसीडर्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग एज ए रिफ्लेक्शन ऑन हिज पर्सनल कैरेक्टर, कि जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की उसमें जो वॉरेन हेस्टिंग का जो कैरेक्टर था वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि जो उसका कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं था, उसकी जो इमेज थी, उसकी जो रेपुटेशन थी बिल्कुल ख़राब हो गई। टर्निश्ड इन इंग्लैंड, यानी टर्निश्ड मतलब कलंकित कर दिया उसने इंग्लैंड को, और उसने अपना रिज़ाइन दिया और उसने इंडिया को जून 1785 में छोड़ दिया। In 1787, Warren Hastings was impeached in the parliament by
बुर्के एंड द विक्स फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। वॉरेन हेस्टिंग पर जो आरोप लगाया था वो एडमंड बुर्के ने और विक्स ने लगाया था उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए, यानी उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम जो किए थे उस पर आरोप लगाए गए थे। बुर्के ने उस पर 22 चार्जेस लगाए थे, यानी उस पर 22 जो आरोप थे वो लगाए थे, और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो थे रोहिला वार, कि उसने रोहिला वार करवाया, द केस ऑफ नंदा कुमार, ठीक है, और राजा चैत सिंह जो कि बनारस के थे उनके साथ भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, बेगम ऑफ अवध पर उसने प्रेशर डाला, और बहुत लॉन्ग ट्रेल के बाद विच लास्टेड टिल 1795 तक वॉरेन हेस्टिंग कंप्लीट एक्वाटेड, और 1795 तक वॉरेन हेस्टिंग को कम्प्लीटली क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, यानी उसको आरोप से मुक्त कर दिया गया। उसको कंपनी की तरफ से पेंशन मिलने लगी और वो 1818 तक जीवित रहा था। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सुल्तान एंड द थर्ड मैसूर वॉर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।